जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि यूजी बाकी सभी सोर्सेस को बता देता है कि गोजो को प्रिजन रेल्म के अंदर कैद कर लिया गया है और अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। और नानामी यूजी और उन बाकी दोनों को ऑर्डर देता है उस कर्टन को तोड़ने के लिए, जो कि बाकी सोर्सेस को अंदर आने से रोक रहा था। अब यूजी और वो दोनों उस कर्टन के बाहर आ जाते हैं और यूजी उस कर्टन को ब्रेक करने के लिए एक जोरदार पंच मारता है उसके ऊपर। वो पंच बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पंच से वेल को कुछ भी नहीं होता। मेगुमी कहता है जितना हमने सोचा था तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली भाई, पहले हमें इसका वीक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। वेल के अंदर जाए बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाएंगे यार। इनो उन सभी को समझाता है देखो भाई ये वेल एक तरह का बैरियर है, जिसने भी ये वेल कास्ट की है ना वो जरूर इस बैरियर के अंदर है। और तभी यूजी को एक इंसिडेंट के बारे में याद आता है जब उस वेल को बनाने वाला उस वेल के बाहर होता है ना कि अंदर। और तभी इनो को याद आता है कुछ सॉर्सर्स वेल को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर जाकर बैठ जाते हैं। बाहर आने से उनकी जान को खतरा तो होता है और उन्हें ढूंढना और हराना भी आसान हो जाता है, लेकिन इससे वो वेल बहुत ही ज्यादा मजबूत बन जाती है। अच्छा भाई अब समझा मैं, तुमने इतना स्ट्रॉन्ग पंच मारा उस पे फिर भी उस वेल को कुछ नहीं हुआ। और तभी उनके सामने उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है। ये शिबुया सेंटर टावर होता है और उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग वहाँ पर छुपे हुए हैं। वो एक परफेक्ट जगह है जहाँ से वो लोग इस वेल को कंट्रोल कर सकते हैं और इस पर 24 घंटे निगरानी रख सकते हैं। तभी वो लोग ऊपर जाते हैं और उन्हें एक नेल दिखाई देती है वहाँ पे। इनो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इससे भी वो वेल हटती नहीं है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि एक नहीं बल्कि 2 और नेल्स है यहाँ पर, और जिस बंदे ने इस वेल को बनाया है वो उसी के पास होंगी नेल्स। और तभी हम उस टावर के ऊपर 3 नए कैरेक्टर्स को देखते हैं। इन लोगों ने ही उस वेल को बनाया था, ग्रैनी ओगामी, आवासाका और उसका ग्रैंडसन। ये तीनों इविल कर्स यूजर्स होते हैं और ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या लगता है क्या वो हमें ढूंढ पाएंगे क्या? अगर ढूंढ भी लिया तो क्या ही बिगाड़ लेंगे हमारा। नीचे का पूरा फ्लोर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से भरा हुआ है, इतनी जल्दी थोड़ी ऊपर आ पाएंगे ये लोग। वो लोग आपस में बात कर रहे होते कि तभी यूजी और वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और एक धागे से उन तीनों को बांध देते हैं और ओवासाका को थ्रेड से बांधकर उसे बिल्डिंग से नीचे गिर देता है। अब इनो उस बिल्डिंग के ऊपर ओगामी और उसके ग्रैंडसन के सामने था और इधर मेगुमी और यूजी के सामने आवासाका पड़ा हुआ था वायर्स में लिपटा हुआ। मेगुमी यूजी से कहता है यूजी क्या तुमने नोटिस किया 41st फ्लोर से नीचे गिरा ही, लेकिन इसकी बॉडी पर एक भी खरोंच नहीं है, ये कैसे हो सकता भाई? कुछ गड़बड़ है यार। और तभी मेगुमी को गुस्सा जाता है और वो उसे आवाज लगाता है और कहता है अबे ओ बहुत हो गया तेरा नाटक, चल उठ जा। आवासाका उसकी बात सुनकर उठ जाता है और कहता है ओए तुझे तमीज नहीं है कैसे बात करते हैं बड़ों से? यूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और कहता है मेगुमी पीछे हट जा भाई, मैं देखता हूँ इसको, तो रुक तू। और इधर दूसरी तरफ इनो अपने मन में सोचता है ठीक है भाई अब इनको हरा के मैं ग्रेड 1 का सोर्सर्स बन जाऊंगा। अब इनो अपना पहला अटैक करता है उन पर और वो इनो के अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत डैमेज तो पहुंचता ही है। और उसकी टेक्निक देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि भाई ये कैसे किया इसने, ये कौन सी अलग टेक्निक है। लेकिन ग्रैनी को इनो की कर्स टेक्निक समझ आ जाती है और वो अपने ग्रैंडसन को बताती है बेटा ये एक ऐसी टेक्निक है कि वो अपना फेस हमसे छुपा कर एक स्पिरिचुअल मीडियम बन सकता है और 4 इविल बीस्ट्स की पावर को मैनिफेस्ट कर सकता है, जिसका मतलब है कि अब उसके अंदर 4 बीस्ट्स की पावर आ चुकी है। इस टेक्निक को हम एक तरह का एक्सॉर्सिज्म भी कह सकते हैं। उसका ग्रैंडसन ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता कि भाई वाह ये कैसे कर रही है। नानामी ने इन दोनों को मेरे भरोसे छोड़ा है, मुझे इन्हें जल्दी से जल्दी हराना होगा और उन दोनों के पास जाना होगा। और इनो इन दोनों पर अपना सेकंड अटैक करता है और इधर दूसरी तरफ यूजी और मेगुमी मिलकर कावा पर हमला कर रहे होते हैं। मेगुमी अपने शिकिगावा डिवाइन डॉग को समन करता है, आवासाका को एक खरोंच तक नहीं आती है और उल्टा यूजी को ही घायल कर देता है, लेकिन यूजी उसे एक पंच मार देता है। मेगुमी जल्दी से अपने फ्रॉग शिकिगामी को समन करता है और आवासाका को दूर फेंक देता है और जल्दी से यूजी के पास पहुंचता है और उसे पूछता है अभी चोट तो नहीं लगी तुम्हें, ठीक ठाक हो ना? पर यूजी कहता है हाँ ठीक है ठीक हूँ। अब मेगुमी अपने मन में सोचता है कि भाई मेरे शिकिगामी डॉग से तो बड़े बड़े कर्स यूजर ढेर हो जाते हैं, और यूजी भी सोचता है कि भाई मैं इतने पावरफुल पंचेस मार रहा हूँ इस पे, पर इस बंदे को एक खरोंच तक नहीं आ रही है, ये कैसे हो सकता है भाई? और आवासाका इन दोनों की फाइट से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है और अपने मन में सोचता है दम है इनमें, पर इतना नहीं कि ये मुझे हरा पाए। चलो भाई बहुत हो गया अब तुम्हारा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैनी ओगामी जमीन पर बैठकर कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रही होती है और उसका ग्रैंडसन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा होता है। इनो उस बंदे पर लगातार हमले करता है, लेकिन उसका ग्रैंडसन अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी था अपनी ग्रैंड माँ को बचाने के लिए। और इनो अपने मन में सोचता कि भाई ये तो बहुत ही ढीठ बंदा है, ये मर जाएगा पर मुझे अपनी ग्रैंड माँ को छूने भी नहीं देगा। कुछ तो बहुत ही अजीब चल रहा है यहाँ पे जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर वो क्या है। और तभी वो देखता है कि उस ग्रैंडसन का ऑरा चेंज होने लगता है और ग्रैनी बोलती है हाँ बेटा हो गया। इनो बोलता है रुको ये क्या कर रहे तुम, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और इनो उस पर एक और बीस्ट अटैक करने लगता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो ग्रैंडसन एक कैप्सूल निकालता है और उसे खा जाता है और हम देखते हैं कि वो ग्रैंडसन इनो के अटैक को अपने हाथों से ही रोक लेता है और वो ग्रैंडसन टोजी फुशिगिरो में बदल जाता है। हाँ भाई हाँ टोजी में, जिसे गोजो सालों पहले मार चुका है मेगुमी का फादर, वो दोबारा से इस ग्रैंडसन की बॉडी में आ चुका है और जिंदा हो चुका है। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और इसमें हमें पता चलेगा कि ये ग्रैनी है कौन असली में। अब 7 दिसंबर 1989 को जिस दिन गोजो सतारो का जन्म हुआ था, उसी दिन हम एक बाप बेटी को देखते हैं। वो लड़की अपने फादर से पूछती है पापा कैसे
कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी है मेरी ड्रेस, चलो स्कूल चलते हैं। उसके फादर से कहते हैं हाँ हाँ बढ़िया लग रही है तुम, बहुत बढ़िया, बस एक बात का ध्यान रखना बेटी, अपनी माँ की तरह बंद बनना तुम, उसने मुझे धोखा दिया था, लो अभी इसको भी धोखा मिला हुआ है। और तभी उसकी बेटी उस पर एक अटैक करके उसे मार देती है। और हम देखते हैं कि उसकी बेटी ग्रैनी ओगामे थी और मरने से पहले वो उससे पूछता है तुम कौन हो, मेरी बेटी कहाँ है। वो ग्रैनी बोलती है मैंने उसे मार दिया क्योंकि मुझे एक बॉडी की जरूरत थी और तुम्हारी बेटी मरने से पहले अपनी मॉम को याद कर रही थी। और सेम टाइम ये अवासाका जो गंजा बुढ़ा ये इनोसेंट लोगों को मारकर उनकी बॉडी के साथ चीर फाड़ कर रहा था, उन्हें टॉर्चर कर रहा था। ये दोनों साथ में मिलकर काम किया करते थे और ये इवल सॉर्सरर्स हुआ करते थे। और है भी ये ग्रैनी काला जादू कर सकती थी और किसी को भी मारकर उसका रूप ले सकती थी। ये लोग जादू टोने से लोगों को मारकर उनके पैसे लूट लिया करते थे और इनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। और एक दिन एक बंदा इन्हें गोजो की बाउंटी देता है उसे मारने के लिए, लेकिन गोजो बचपन में ही इतना ज्यादा खतरनाक था कि सभी इविल सॉर्सरर्स उससे डरते थे और बचपन में ही उसके ऊपर 100 मिलियन येन से भी ज्यादा की बाउंटी थी। तो भाई इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है भाई। अब ग्रैनी और अवासाका उसके पास जाते हैं उसे मारने। गोजो एक सड़क पर से गुजर रहा था और पहली बार इन दोनों ने उसे देखा। ग्रैनी काफी ज्यादा शॉक में थी, पर गोजो की एनर्जी को सेंस करते ही इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लग जाती है। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं कि भाई ये है गोजो, ये बच्चा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, भाई इससे तो छुप के रहना पड़ेगा हमें। गोजो दूर से ही उन्हें सेंस कर लेता है और ग्रैनी और अवासाका उल्टे पैर वहां से भागते हैं और उसके डर से अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और गोजो के जन्म से जुजुत्सु सॉर्सर्स का पलड़ा भारी हो गया था और पावर बैलेंस में एक ऐसा शिफ्ट आया कि सभी बुरे लोगों की हालत खराब हो गई थी और जितने भी पावरफुल कर्ज स्पिरिट्स थे बुरे वाले वो सभी अंडरग्राउंड हो गए थे। और सिर्फ गोजो की वजह से जुजुत्सु सॉर्सर्स सालों से डोमिनेट कर रहे थे इविल सॉर्सर्स के ऊपर। अब वापस हम प्रेजेंट में आते हैं और अवासाका अपने पुराने समय को याद कर रहा होता है, वही गोजो वाला, और कहता है मन में बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं डरने वाला, मैं कमजोरों को मारूंगा और उन्हें खत्म कर दूंगा। मेगुमी जोर से उसके फेस पर एक पंच मारता है, लेकिन डैमेज तो छोड़ो उसे एक स्क्रैच तक नहीं आता है। भाई क्या बंदा है ये, किस चीज का बना है। यूजी बोलता है भाई ये क्या सीन है भाई, बात स्ट्रांग होने की तो है ही नहीं है, कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। मेगुमी को समझ आ जाता है कि इसकी कर्स टेक्निक की वजह से इसे चोट नहीं आ रही है, लेकिन क्या है इसकी वो कर्स टेक्निक, डैमेज न लेना, नहीं लगता तो नहीं है। और तभी मेगुमी से बोलता है ओए तुझे पता है ना गोजो यहाँ पे टाउन में ही है, यहाँ पे भाग सकता है तो बेटा भाग जा, अगर वो आ गया ना तेरी सिट्टी पिट्टी गुल कर देगा वो। अवासाका बोलता है वाह बेटे अच्छी कोशिश थी, मुझे ब्लफ कर रहे हो हैं, गोजो सतारो को सील कर लिया गया है, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। ये यूजी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था अभी कि गोजो को पकड़ लिया है, गोजो को पकड़ लिया है। इतना पागल नहीं हूँ मैं जितना दिखता हूँ, अगर अभी गोजो जिंदा होता और बाहर घूम रहा होता तो मैं अभी बाहर नहीं होता, मैं अपने घर में होता। और यूजी मेगुमी से कहता है मेगुमी भाई इसने तो आपकी बेइज्जती कर दी यार, आपको झूठ बोलना नहीं आता यार। मेगुमी कहता है तुम चुप करो। अब इसके बाद मेगुमी अपने रैबिट शिकिगामी फ्ली हेड्स को यूज करता है और उस पर अटैक करता है। मेगुमी यूजी से कहता है यूजी मुझे इसकी टेक्निक का पता चल चुका है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। और दूसरी तरफ इनो को रियलाइज होता है कि इस बुढ़िया ने अपने ग्रैंडसन को किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया है काला जादू करके, पर उसे पता नहीं होता कि ये है कौन है, ये कोई सॉर्सर है क्या, ये जो कोई भी है इसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि काफी पावरफुल है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम देखते हैं तोजी फुशिग्रो को। इनो अपने 4th बीस्ट को समन करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाता तोजी मिली सेकंड्स में ही उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इनो को समझ नहीं आता ये क्या, ये तो अभी सामने खड़ा था, ये मेरे पीछे कैसे आ गया इतनी जल्दी। इससे पहले कि इनो कुछ सोच पाता कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे, तोजी उसे एक पंच मारता है, उसका कॉलर पकड़ता है और फिर अपने एक ही हाथ से उस पर नॉन स्टॉप पंचेस मारता है और जमीन पर खून ही खून हो जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगुमी के रैबिट्स ने अवासाका को हर तरफ से घेर लिया होता है। वो सोचता है कि अच्छा इतने सारे रैबिट्स, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है और अब इसका यूज करके ये मुझ पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, अच्छी चाल है। और तभी मेगुमी अपनी एलिफेंट वाली कर्स स्पिरिट का यूज करके उस पर हमला करता है, लेकिन अवासाका अपने हाथों से ही उसे रोक लेता है। मेगुमी देखता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने एलिफेंट को वापस बुला लेता है। अवासाका सोचता है ओ भाई क्या ये जू बना रखा तूने, कभी रैबिट कभी एलिफेंट, क्या ये अटैक करना है तो ढंग से कर ले भाई, क्या ये। मेगुमी कहता है करूंगा बेटा करूंगा। और फिर वो यूजी को देखता है, यूजी ने एक कार को उठा रखा होता है और उसे फेंक कर अवासाका के ऊपर मारता है। अवासाका बहुत ही मुश्किल से उस कार को रोक पाता है और देखता है भाई साहब इतना स्ट्रॉन्ग है ये लड़का, मुझे डर लग रहा है इससे अब। और वो जैसे ही कार हटाता है तो मेगुमी और यूजी एक साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं और उस पर अपना लास्ट अटैक करते हैं। उन दोनों को देखकर अवासाका सोचता है अच्छा तो ये इनका फिनिशिंग ब्लो, लगता है लोगों को मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक के बारे में भी नहीं पता, ये लोग जितना तेज अटैक करेंगे मुझे उतना ही धीरे नजर आएगा, आने दो, इनके एक अटैक करने के बाद मैं एक काउंटर अटैक करूंगा और आज तक कोई भी नहीं बच पाया मेरे हमले से तो भाई तुम्हारे तो सिट्टी पिट्टी गुल होने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि अवासाका इनके अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उस पर
बहुत ही तगड़ा हमला कर देते हैं ये दोनों। और फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि अभी 2 मिनट पहले जब मेगुमी ने उस पर बहुत सारे अपने रैबिट्स छोड़ दिए थे, तब उसे अवासाका की टेक्निक के बारे में पता चल गया था और तभी उसने यूजी को बताया, यूजी ये रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर रहा है। फ्ली हेयर एक वीक टेक्निक है और एक वीक अटैक उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। यही तो है रिवर्स कर्स टेक्निक। अब तुम समझे क्या? बिल्डिंग से गिरने के बाद इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? और हमें पता चलता है कि इसे जितना धीरे अटैक मारा जाएगा इसे उतना ही ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। यही है रिवर्स कर्स टेक्निक। और इस चीज का मतलब है कि हम इसे ऐसे ऐसे फ्लिक करके भी खत्म कर सकते थे। ये लोग फालतू में लगे हुए इतने खतरनाक अटैक करने में, पर मेगुमी बताता है कि नहीं भाई नहीं, अगर ऐसा होता तो ये हवा के झोंके से ही मर जाता। इसकी एक रेंज है, एक हाईएस्ट रेंज और एक लोएस्ट रेंज, और हमारे अटैक के अकॉर्डिंग ये अपनी लोएस्ट और हाईएस्ट रेंज को कम ज्यादा कर सकता है हमारी पावर के अकॉर्डिंग। इसलिए अब तक ये खुद को डिफेंड भी कर पाया। इसलिए ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। यूजी एक वीक अटैक करेगा और मेगुमी एक स्ट्रॉन्ग अटैक, और इन्हें ऐसा दिखाना होगा ये लोग इसे बहुत ही जोर से पंच करने वाले हैं। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उसकी टेक्निक का पता चल चुका है। और यही था इन दोनों का प्लान। और अवासाका इनकी इस टेक्निक को डिटेक्ट नहीं कर पाया टाइम पर, और अवासाका बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है कि इन्हें कैसे पता चला इसकी टेक्निक के बारे में। पर तब तक इन दोनों ने अवासाका को खूनम खून कर दिया था, लेकिन ये अवासाका अब भी हार नहीं मानता और यूजी पर एक बार फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यूजी उस पर अटैक करने से पहले रुक जाता है और उसे समझ नहीं आता कि यूजी उस पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करने वाला है या एक वीक अटैक। और तभी जब ये अवासाका बिल्कुल ब्लैंक होता है और उसे पता नहीं चलता कि स्ट्रॉन्ग अटैक होने वाला है वीक अटैक होने वाला है, तो यूजी इस मौके का फायदा उठाकर उस पर एक जोरदार पंच मारकर उसे हरा देता है और वो दोनों अवासाका को हरा देते हैं। अब इसके बाद हम नानामी को देखते हैं जो कि शिबुया मेट्रो के अंदर एंटर करता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि इस सिचुएशन में वो सबकी जान नहीं बचा पाएगा और वो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा होता है। और तभी उसे अपने मैनेजर की बॉडी दिखाई देती है जिससे पहले उस लड़की ने मार दिया था, और वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। जिसने भी ये किया है मैं उसे बहुत ही जल्द मार गिराऊंगा, एक एक से चुनकर बदला लूंगा। और इधर दूसरी तरफ हम मेमे और उई को देखते हैं जो कि मैजी श्राइन से शिबुया जाने वाली रेलवे ट्रैक पर खड़े हुए थे, और मेमे उस कर्स स्पिरिट की बैंड बजा चुकी थी जो उसे मारने आया था। और वो कहती है, तुम्हें क्या लगा मेरी कर्स टेक्निक सिर्फ कौवा उड़ाना है? बचपन से ही मैंने बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था ताकि मैं बिना अपनी टेक्निक के भी फाइट कर सकूं, और फिर मैंने अपना पूरा फोकस अपनी कर्स टेक्निक पे यूज किया, उसे गहराई से समझा और एक्सेप्ट किया, और मुझे अपनी ट्रू पावर का एहसास हुआ, और इसी वजह से मैं एक ग्रेड 1 सॉर्सर बन पाई। खैर अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया बेटे, ये तो मैं बस तुम्हें टाइम पास करने के लिए बता रही थी अपनी बातें। वो कर्स के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है और कहता है, सॉरी भाई सॉरी, गलती होगी यार, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर मैं उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाती और उसे मार देती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि यूजी अवासाका को हराकर जुजुत्सु सोर्सेस को बाहर रोकने वाली वेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ये देखकर कि सिर्फ एक ही वेल डिस्ट्रॉय हुई है और वो भी इविल सोर्सेस वाली। और उन्हें पता चलता है कि बाकी की जो 2 नेल्स थी वो फेक थी, उन्हें मिसगाइड करने के लिए, और बाकी की जो 2 वेल है वो अभी भी सही सलामत है और उन्हें भी डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन अब कम से कम सोर्सेस अंदर बाहर आ जा सकते हैं। और तभी इन्हें इनो की याद आती है, एक मिनट हमारे एक और पार्टनर भी तो था, चलो उसके पास चलते हैं। और तभी मेगुमी देखता है कि उसकी आंखों के सामने ही इनो बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है। मेगुमी जल्दी से उसे बचाने के लिए अपनी बर्ड शिकिगामी नोई को समन करता है, और किस्मत से यूजी अपनी पूरी फुल स्पीड में भागकर उसे बचा लेता है। ऊपर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा तोजी बोलता है, वेल बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है ग्रैंडमा, अब क्या करना है? और ग्रैनी उसे ऑर्डर देती है, जब तक गोजो ट्रैप्ड है हमें कुछ नहीं होगा, जाओ और सभी सॉर्सर्स को मार दो। और तभी हम देखते हैं कि टोजी कांपने लगता है जैसे कि वो होश में आ रहा होता है वापस। और हम देखते हैं कि चाहे ये बॉडी तो टोजी फुशिग्रो की थी, पर इन रियलिटी इसमें ग्रैंडसन की आत्मा होती है। जब ग्रैनी ने अपने ब्लैक मैजिक की हेल्प से अपने बेटे को तोजी में बदला तो सोल उसके बेटे की थी, हालांकि ये बॉडी अब तोजी की हो चुकी है। और तभी तोजी की सोल एक्टिवेट हो जाती है और अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। और तभी वो पीछे मुड़ता है और कहता है, ए बुढ़िया सोच समझ के बात कर मुझसे, पता है ना तुझे किससे बात कर रही है तू? और उसे देखकर ग्रैनी के होश उड़ जाते हैं और उसे पता चलता है कि उसका बेटा जा चुका है पूरी तरह से, और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती देखकर, और सोचती है ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी को समन किया था, तुम्हारी सोल के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ की ही नहीं। टोजी कहता है, मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरी बॉडी स्पेशल है और तुम्हारे ग्रैंडसन की सोल मेरी बॉडी में खो चुकी है। और हाँ, क्या ऑर्डर दे रही थी तुम्हें? उन सॉर्सर्स को मार दूं मैं जाके? अच्छा तू भी तो एक सॉर्सर ही है, इविल सॉर्सर है तू तो। और इतना बोलकर तोजी ग्रैनी को मार देता है। इस तरफ हम नोबारा को देखते हैं और उन्हें अभी नहीं पता होता कि गोजो ट्रैप हो चुका है प्रिजन रेल्म के अंदर, और ये लोग ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार रहे होते हैं। माँ की नोबारा और अकारी को ऑर्डर देती है कि वो बाहर जाकर इकीची से मिलें क्योंकि उनका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था उसके साथ, वही मैनेजर जिसे मार दिया है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये नाओबिटो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आराम से बैठा होता है भाई एक कोने में, इसे कुछ लेने देने नहीं है, मरते रहो भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और इधर दूसरी तरफ यूजी इनो को इतनी ज्यादा बुरी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा, किसने किया इसका हालत? मेगुमी यूजी से कहता है, भाई ठीक है तुम्हारा गुस्सा, लेकिन अपनी प्रायोरिटी मत भूलो अभी क्या है। यूजी कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। मेगुमी कहता है, ठीक है मैं इनो को यहाँ से बाहर लेकर जाता हूँ, वैसे भी वेल डिस्ट्रॉय होते ही जो कोई भी था उसके अंदर वो भाग गया होगा। यूजी कहता है, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो,
तुम इनो को लेकर जाओ और मैं अंदर जाता हूँ शिबुया के अंदर। अब मेगुमी यूजी को अकेला नहीं जाने देना चाहता था और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और मेगुमी इनो को लेकर वहाँ से चला जाता है और यूजी शिबुया के अंदर जाने लगता है। इधर नोबारा और अकारी इचिची को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक स्वॉर्ड वाला बंदा आ जाता है। ये वो ही बंदा है जिसने इचिची को मारा होता है और तभी इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और नोबारा बैक टू बैक हमले करती है उस पर। लेकिन ये स्वॉर्ड वाला बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वो अपने एक कर्स टूल जो कि उसके एक हाथ के जैसा था उसे अकारी के पीछे भेजता है ताकि वो भाग ना सके और जैसे ही उसका कर्स टूल अकारी पर अटैक करता है तो हारुटा समझ आता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है बस, और वो सीधा जाता है अकारी के पास। नोबारा भी उसके पीछे भागती है और अभी स्वॉर्ड वाला बंदा पहले नोबारा से निपटता है और अकारी को भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है और उसके बाद उसका कर्स टूल नोबारा को एक जोरदार पंच मार के उसे उसके घुटनों पर गिरा देता है। नोबारा समझ आती है कि इस बंदे से जीतना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो उसे बातों में उलझाने की कोशिश करती है और उसे पूछती है तुम आखिर चाहते क्या हो, क्या चाहिए तुम्हें। वो अकारी को मारने ही वाला होता है कि तभी नोबारा उठती है और उसे रोक देती है और इससे पहले कि वो नोबारा को कुछ कर पाता तभी नानामी वहाँ पर आ जाता है गेट तोड़कर और नानामी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उसकी तरफ बढ़ता है। हारुटा से बोलता है अबे वो आगे मत आइयो, दिख नहीं रहा तुझे, मैंने बंदी बना रखे हैं दोनों को, मार दूंगा दोनों को। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि अकारी वहाँ से गायब हो चुकी है। अकारी ऊपर वाले फ्लोर पे जा चुकी थी एस्केलेटर की हेल्प से, उसे वहाँ पर नोबारा भी नजर नहीं आती और नानामी बहुत ही गुस्से में हारुटा से पूछता है बताओ तुम कितने लोग हो और तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पर हैं। हारुटा उसको कोई जवाब नहीं देता और उल्टा उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है और उसके पेट में एक किक मारता है, लेकिन हनामी की बॉडी पर इसका कोई भी असर नहीं होता और सोचता है भाई साहब ये क्या था, एक दीवार पे मार दी मैंने लात अपनी, मेरे अटैक से लोगों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और मैं इसे छू भी नहीं पाया हूँ, ये कैसे हो सकता है। हारुटा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और नानामी उससे दोबारा से पूछता है बताओ तुम कितने लोग हो और तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पर हैं। अब हारुटा की फट जाती है और वो कहता है पता नहीं, मुझे नहीं पता। और तभी नानामी उसे इतना ज्यादा खतरनाक पंच मारता है कि वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और ऑलमोस्ट अधमरा हो जाता है। हारुटा यहाँ पर सोचता है अगर मेरी टेक्निक यहाँ पर नहीं होती तो मैं तो मर जाता। वो किसी तरह से वहाँ से बस भागने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी नानामी उसे बालों से पकड़ लेता है और उससे एक बार फिर से वही सवाल पूछता है। हारुटा उससे फिर से झूठ बोलता है मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। और अब नानामी उसे इतना जोर से पंच मारता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लगता है कि वो अब मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था मरने की। और तभी पीछे से उसका कर्स टूल वहाँ पर आता है और नानामी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन नोबारा उसे सही टाइम पर रोक देती है और नानामी उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है मुझे अपने पूरे रास्ते में मेरे असिस्टेंट और सुपरवाइजर्स की लाशें मिली हैं, तुम ही हो ना जिसने उन्हें मारा। और हारुटा रोते हुए उससे माफी मांगता है भाई गलती हो गई यार, माफ कर दे। और नानामी अपने सबसे ज्यादा खतरनाक पंच से उसे मार देता है। नोबारा पीछे खड़ी ये सब देख रही थी और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है मन में भाई साहब ये ग्रेड 1 सोर्सेस इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके बाद नानामी नोबारा को कहता है चलो अकारी के पास चलते हैं और इस तरफ मेमे के सामने गेटो आ जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है ओहो हो देखो देखो कौन आया। ओ मेमे क्या हाल है, लॉन्ग टाइम नो सी। मेमे उसे कहती है क्या भाई कितना नाटक करेगा हैं, मुझे मारने के लिए तू कर्स स्पिरिट्स भेज रहा है और फिर मुझसे कह रहा है लॉन्ग टाइम नो सी। और वो मन में सोचती है एक मिनट ये जिंदा कैसे, इसे तो गोजो ने मार दिया था ना पिछले साल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोजो भी इनके साथ मिला हुआ है। नहीं 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 नहीं, गोजो ऐसा नहीं कर सका, वो तो अकेला ही काफी है इस पूरे देश में सबको मारने के लिए, उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मेमे गीतो से कहती है तुम्हें पता है तो मुझे गोजो से भी ज्यादा पसंद थे, तुम्हारी वो स्माइल बहुत ज्यादा चार्मिंग थी, पर बड़े दुख की बात है कि अब मुझे ही तुम्हें मारना होगा यार। और तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद ये असली गेटो नहीं है। मेमे चुपचाप उसे ऑब्जर्व करने लगती है और तभी गेटो अपनी एक स्पेशल स्मॉल पॉक्स ग्रेट स्पिरिट को समन करता है। और तभी मेमे देखती है एक मिनट कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन ये कैसे हो सकता है। और गेटो से कहता है पिछले साल मैंने ना यूता से फाइट की थी, उसमें मेरी सारी की सारी जो कर्स स्पिरिट थी खत्म हो गई थी वो सब, लेकिन देखो मेरे पास दोबारा से आ गई सब। चलो तुम इसके साथ खेलो और मैं जाता हूँ बेसमेंट नंबर 5 पर और मैं जल्दी से सारे काम खत्म करके तुम्हें इसी रेलवे ट्रैक पर मिलूंगा फिर से और फिर हम लड़ेंगे। तो चलो भाई चलता हूँ मैं। अब इससे पहले कि मेमे कुछ सोच पाती वो स्पिरिट अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर देता है और मेमे को एक कॉफिन बॉक्स में बंद कर देता है और तभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टोन गिराकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ओयो ये देखकर हद से ज्यादा परेशान हो जाता है, भाई मर गई क्या मेमे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेमे उस कॉफिन को तोड़कर बाहर आ जाती है और हंस रही होती है। और दूसरी तरफ नानामी अकारी और नोबारा को बताता है कि इचिची अब नहीं रहा और तो और गोजो को भी प्रिजन रेल्म के अंदर कैद कर लिया गया है। और नानामी उसे कहता है तो ठीक है मैं नीचे बेसमेंट नंबर 5 में जा रहा हूँ और तुम सभी लोग स्टैंड बाय पर रहो। नोबारा कहती कि भाई प्लीज यार मुझे भी ले चलो, लेकिन नानामी उसे मना कर देता है अपने साथ चलने के लिए और कहता है नहीं नोबारा आगे एक बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है और मुझे तुम्हारी जरूरत होगी उसमें, इसलिए यहीं पर रहो स्टैंड बाय पर। और इस तरफ हम देखते हैं कि यूजी फाइनली शिबुया के अंदर पहुंच चुका है और तभी उसे अपने सामने चोजो दिखाई देता है और यूजी को देखते ही चोजो कहता है यूजी तदोरी मिल गया तू मेरे को फिर से, अब मैं अपने भाइयों की मौत का बदला लूंगा तुझसे, अब बच बेटे तू। अब चोजो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करता है। इस टेक्निक में यूजर का जो ब्लड होता है वो उसके शरीर से बाहर आकर एक सिंगल पॉइंट पर आकर कंप्रेस हो जाता है और अटैक के दौरान ये ब्लड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा
ज्यादा स्पीड से अपने टारगेट पर जाकर लगता है। अब चोजो उस पर पियर्सिंग ब्लड अटैक करता है और वो ब्लड बीम बहुत ही तेजी से जाकर यूजी को लगता है। यूजी उसको डॉज भी नहीं कर पाता और उसके हाथ में एक छेद हो जाता है। चोजो का ब्लड अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो एक लेजर की तरह अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को काट रहा था। यूजी अब किसी तरह से उसके अटैक से बचते हुए उसके करीब जाता है और उस पर डाइवर्जेंट फिस्ट नाम की एक टेक्निक से अटैक करता है। लेकिन क्योंकि उसका हाथ घायल हो चुका था, उस बीम की वजह से चोजो को उससे ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुंचता और उसे हल्का सा बस धक्का ही लगता है। पर वो डबल इम्पैक्ट से थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है। अब चोजो यूजी से पूछता है, हाँ तो यूजी, मेरे भाइयों ने मरने से पहले तुमसे कुछ आखिरी शब्द वगैरह कहे थे? यूजी समझ आता है कि वो किसकी बात कर रहा है। वो बताता है कि उनके कोई भी आखिरी शब्द नहीं थे, लेकिन वो मरने से पहले बहुत ज्यादा रो रहे थे। चोजो पहले ये सुनकर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिससे उसके चेहरे की ब्लड वाली जो लाइन होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और चोजो के पीछे पीछे ढेर सारा ब्लड भी आने लगता है। यूजी जल्दी से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन चोजो लात मारकर उसे दूर कर देता है और फिर यूजी को बहुत सारी ब्लड की लेजर बीम से मारने लग जाता है। वो अपने ब्लड को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। यूजी उसके अटैक से बच तो जाता है, लेकिन वो चोजो से काफी दूर आ गया था। अब चोजो फिर से उस पर अपनी ब्लड बीम अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाता है, जो इतना ज्यादा तेज है कि यूजी के बचने के सिर्फ 50% चांसेस हैं। और अब यूजी हवा में एक जंप लेता है ताकि वो उस पर हमला करे, उसे एक इजी टारगेट समझते हुए। और चोजो बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसके सिर पर निशाना लगाते हुए अपनी ब्लड बीम को फायर करता है, लेकिन यूजी नीचे आते ही अपने सिर को झुका लेता है और उस बीम से बच जाता है। अब एक बार शूट करने के बाद यह बीम काफी ज्यादा स्लो हो जाती है और इसका फायदा उठाकर यूजी जल्दी से जाता है चोजो की तरफ और उसके करीब आते ही उसके मुंह पर एक पंच मारने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूजी के आसपास भी कुछ ब्लड बॉल्स उड़ रही थी, जिन्हें चोजो एक्टिवेट कर देता है अपनी सुपरनोवा टेक्निक से और ये बॉल्स किसी बॉम्ब की तरह यूजी के पास आकर फट जाती है, जिससे उसकी पीठ पर काफी ज्यादा चोट आती है। चोजो अपने ब्लड से एक चाकू बनाता है और यूजी के पैर में घुसा देता है, पर उसने ये नहीं सोचा था कि घायल होने के बाद भी यूजी उस पर पलटकर वार करेगा। यूजी एक लात मारकर उसे दूर कर देता है, लेकिन चोजो फिर से ब्लड बीम यूज करता है, जो कि ज्यादा कंप्रेस्ड नहीं थी, इसलिए ये यूजी के पेट के आर पार नहीं हो पाती। यूजी अब समझ गया था कि चोजो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर इस तरह इनकी फाइट चलती रही तो वो हार जाएगा। और तभी मेकामारू का वो डिवाइस फिर से बोलना शुरू कर देता है और कहता है, ये क्या चल रहा है यूजी? यूजी बोलता है, हाँ आगे तुम्हें मेरी याद है, कहाँ थे इतनी देर तक? मेकामारू बताता है कि वो अपनी एनर्जी को सेव कर रहा था क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। मेकामारू चोजो को पहचान लेता है और यूजी को बताता है कि वो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज कर रहा है, वही टेक्निक जो कि कैमो यूज करता है। मेकामारू को इस टेक्निक के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन उसे इसकी कमजोरी नहीं पता थी और यूजी से कहता है, भाई तो फायदा है क्या तेरा, हट। और वो एक खंबे के पीछे आकर छुप जाता है। मेकामारू से कहता है कि उसके पास एक प्लान है, यूजी को बाथरूम में जाना होगा और इस प्लान के कामयाब होने के सिर्फ 10% चांसेस हैं, लेकिन उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यूजी अब किसी तरह से चोजो के अटैक से बचते हुए बाथरूम में चला जाता है। चोजो उसे बाथरूम में जाते हुए देख लेता है और सोच रहा होता है, भाई ये क्या, ऐसे फाइट के बीच में बाथरूम आ रहा है, अजीब है, बहुत अजीब है तो। और तभी बाथरूम के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। चोजो को पता था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये कोई अनाड़ी तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसने इसके भाइयों को मारा होता है, ये पक्का कुछ ना कुछ जाल वगैरह बिछा रखा है इसने, लेकिन मैं इसकी चाल में नहीं फंसने वाला। और तभी उसे मेकामारू की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे बाथरूम के अंदर जाने के लिए उकसा रहा होता है और उसे कहता है, तुम भी अपने भाइयों की तरह डरपोक हो क्या? अगर हिम्मत है तो बाथरूम के अंदर जाकर दिखा। और ये सुनकर चोजो को गुस्सा जाता है और वो बाथरूम के अंदर चला जाता है और देखता है कि यूजी ने कई सारे नल और शावर्स तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी गिर रहा था और उसे मेकामारू भी दिखाई देता है दीवार से चिपका हुआ और वो उस पर अटैक करके तोड़ देता है उसे। और तभी यूजी आता है उसके पीछे और उसे एक जोरदार पंच मारता है। चोजो अपनी ब्लड बीम्स को रेडी करते हुए सोचता है, अब तो इसके पास भागने की जगह भी नहीं है भाई। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाता, उसकी ब्लड बॉल्स पानी में डिसॉल्व होकर नीचे गिर जाती हैं और मेकामारू की टेक्निक काम कर गई थी, पर ब्लड में पानी मिक्स होने की वजह से चोजो अपने ब्लड को यूज नहीं कर पा रहा था। अब शरीर के बाहर का जो उसका ब्लड था, चोजो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन शरीर के अंदर जो ब्लड था वो उसे अभी भी यूज कर पा रहा था, जिससे कि हैंड फाइट में उसे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और भाई अपना यूजी तो है ही माहिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, और अब ये दोनों लड़ने के लिए एकदम रेडी थे और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और यूजी चोजो पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन चोजो ने एक ब्लड बॉल को अपने हाथों में छुपा रखा था, जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं हुई थी और चोजो उसी को बुलेट की तरह यूज करते हुए यूजी पर मारता है और उसके लीवर के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से यूजी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन अब चोजो के पास कोई भी अटैक नहीं बचा था। यूजी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो अभी जो इसके अटैक लगा था वो उसके लीवर से क्रॉस हुआ था, जो कि इसका वाइटल ऑर्गन है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल होता है, गोजो को आजाद करना, चाहे इस काम के लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो चोजो को जरूर हराएगा ताकि बाकी लोगों को इससे दिक्कत ना हो। और चोजो भी सोच रहा होता है कि यूजी ने उसके ऊपर सिर्फ 3 बार हमला किया है और वो काफी घायल हो चुका है और वो फिर से यूजी पर कोई सरप्राइज अटैक नहीं कर सकता। तो चोजो अपने ब्लड की हेल्प से अपने हाथ को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना लेता है। इसमें चोजो को बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन उसके लिए यूजी को मारना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस वक्त दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे
को कड़ी टक्कर दे रहे थे और चोजो अपने ब्लड से एक चाकू बनाता है और यूजी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अब यूजी चोजो पर भारी पड़ना शुरू कर देता है और यूजी अपने राइट हैंड को यूज करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और अपने लेफ्ट हैंड से उस पर एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से कुछ होता है और यूजी देखता है कि उसका आधा शोल्डर कट चुका था। चोजो ने एक फिस्ट हैमर नाम की टेक्निक को यूज किया होता है और उसका आधा कंधा तोड़ दिया था और उसके एक और पंच से यूजी दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है। चोजो दिखाता है कि उसने अपनी बॉडी को भी बहुत ही ज्यादा हार्ड कर लिया था, जिससे यूजी के पंच का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ और हम देखते हैं कि यूजी अब बहुत ही ज्यादा घायल होता है और बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहा था, लेकिन अभी तक वो जिंदा था। चोजो ने ये फाइट जीत ली थी और अब वो उसे फाइनल अटैक करके उसे पूरी तरह से खत्म करने उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है, ठीक है, अब तुम भी मेरे भाइयों के पास जाने वाले हो, तुम वहाँ पर जाकर उनसे माफी जरूर मांगना। और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है और तभी उसे कुछ हो जाता है और चोजो को अचानक से बहुत ही जोरों का सिर दर्द होने लगता है और उसके दिमाग में कुछ ऐसी मेमोरीज आने लगती हैं जो पहले कभी थी ही नहीं उसके हेड में। चोजो देखता है कि वो अपने भाइयों के साथ एक पिकनिक पर आया हुआ है और उनके साथ यूजी भी है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? और उन्हें सभी को बड़े प्यार से खाना खिला रहा होता है। यहाँ पर चोजो और उसके बाकी के 6 भाई भी होते हैं जो कि डेथ पेंटिंग के रूप में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और एक बॉटल के अंदर कैद होते हैं और यूजी उसे बड़ा भाई समझते हुए उसे खाना खिलाने लगता है और चोजो भी अपना मुंह आगे करने लगता है खाने के लिए। और ये सब देखकर चोजो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। और इधर दूसरी तरफ हम मेमे को देखते हैं और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, मेमे एक डोमेन के अंदर कैद हो जाती है जो कि उस स्मॉल पॉक्स वाले कर्स्ड स्पिरिट ने बनाया था। ये कर्स्ड स्पिरिट मेमे को ट्रैप करता है और 3 तक गिनती करता है, लेकिन 3 तक गिनती करने से पहले ही मेमे वहाँ से निकल जाती है और उस कर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसे फिर से एक कॉफिन के अंदर बंद कर दिया जाता है दोबारा से और एक बहुत ही बड़ा स्टोन उस पर गिर जाता है और पूरा का पूरा कॉफिन नीचे जमीन में धंस जाता है। इस कर्स्ड स्पिरिट ने सबसे पहले इसे एक कॉफिन के अंदर बंद किया और उसके बाद उसे जमीन के अंदर गाड़ दिया, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर मार के, और फिर 3 तक काउंट डाउन करने लगता है। अब क्योंकि ये एक स्पेशल ग्रेड का कर्स होता है, ये स्मॉल पॉक्स, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अगर मेमे 3 सेकंड के अंदर अंदर उस कॉफिन से बाहर नहीं निकलती तो वो मर भी सकती है। और इसके बाद वो उई को उठाकर उस कॉफिन से बाहर आ जाती है और उसे रियलाइज होता है कि अगर वो 2 बार और इसके अटैक को झेल लेगी तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है और फिर वो गेटो के साथ फाइट नहीं कर पाएगी। और तभी उसके 2 क्रोज भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसके अंदर अपनी कर्स एनर्जी को शिफ्ट करती है, लेकिन वो स्मॉल पॉक्स उसे भी एक कॉफिन के अंदर बंद कर देता है और उसे भी टॉम स्टोन से मार देता है। अब मेमे सोचती है कि अगर वो उई को एज अ बीट यूज करेगी तो वो फ्रीली मूव कर पाएगी और इस कर्स को हरा सकती है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो उसे टॉम स्टोन अटैक से जो ये कर्स्ड स्पिरिट करती है तो उससे उई की डेथ भी हो सकती है। और अब इस टेक्निक को यूज करने से पहले मेमे उससे पूछती है, तो उई क्या तुम अपनी बहन के लिए मरने के लिए भी तैयार हो क्या? उई कहता है, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो उल्टा प्राउड होगा कि मैं आपके काम आ पाया। अब उई सामने आता है और अपनी कर्स एनर्जी को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उस कर्स्ड स्पिरिट का ध्यान उई पर आता है और उसे भी एक कॉफिन के अंदर बंद कर देता है। और इससे पहले कि वो 3 तक गिन पाता, मेमे उसके पास आती है और उसके दोनों हाथों को काट देती है और वो दूसरी तरफ उई अपनी कर्स्ड एनर्जी का यूज करता है और अपनी न्यू शेडो स्टाइल सिंपल डोमेन का यूज करता है इस पूरे डोमेन को हराने के लिए। अब वो स्मॉल पॉक्स मेमे पर अटैक करता है, लेकिन तभी मेमे अपने बचे हुए क्रो का यूज करती है और अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके उस पूरे कर्स को ही चीर देती है। मेमे के पास एक स्पेशल टेक्निक होती है जो कि है ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन, और ये जो अटैक अभी इसने किया था वो है बर्ड स्ट्राइक। और इस अटैक से सिर्फ सतारो गोजो ही बच सकता है क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक अटैक है और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी। और फाइनली ये दोनों उसे हरा देते हैं और तभी उनके सामने गेतो आता है और जैसा कि आपको पता है ये गेतो नहीं है भाई असली वाला, ये केंजिकू है। वो उनके सामने आता है और उन्हें कहता है, वाह आज तक मैं जितने भी सोर्सेस मिला हूँ ना सबसे ज्यादा स्किल्ड हो तुम उन सब में से, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया, पर अब तुम नहीं बचने वाली बेटा। और दूसरी तरफ हम नानामी उसी बुड्ढे को देखते हैं और भाई ये नाओबितो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, मतलब भाई बैठा हुआ है एकदम, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, गोजो मरने दो भाई, मुझे क्या, सबकी जान दांव पे है, कोई बात नहीं मैं तो बैठूंगा यहाँ पे मस्त। और उसे देखकर माकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस पर। नाओबितो ने ये कहता है, भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता, चले जाओ यहाँ से। और हनामी अपने मन में सोचता, भाई कहाँ फंस गया यार मैं, इससे अच्छा तो मैं अकेले आ जाता यहाँ पे। अब माकी और नानामी एक स्टेशन पर आ जाते हैं और तभी उनके सामने एक कर्स्ड वॉर्म आ जाता है, इसका नाम डैगन होता है। नानामी और माकी दोनों इस डैगन से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी नाओबितो वहाँ पर आ जाता है और एक केस के अंदर उसे बंद कर देता है और उसकी वाट लगा देता है और उसे कहता है, भाई तुम तो बहुत ही स्लो हो। और तभी डैगन वॉमिट टाइप कुछ करता है और उसके मुंह से बहुत सारे स्केलेटन टाइप कुछ बाहर आते हैं, बहुत सारे इंसानों के। नाओबितो उससे पूछता है, ओ भाई कितने लोगों को खाया तूने? और हम देखते हैं कि ये डैगन रोते रोते आगे बढ़ रहा होता है और जोगो, माहितो और हनामी को याद कर रहा होता है, लेकिन जब वो हनामी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसे बिल्कुल भी फील नहीं कर पाता और उसे पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और हम देखते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है भाई, ये अभी तक इतना ज्यादा वीक इसलिए था क्योंकि अभी तक ये एक कर्स्ड वॉर्म बना हुआ था और अब ये वॉर्म फुली मैनिफेस्ट हो चुका है और अपनी वाटर पावर का यूज करते हुए वहाँ पर बहुत सारा पानी ले
ले आता है। वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। माकी किसी तरीके से अपने आप को संभालती है, लेकिन नाओबिटो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और डैगन उसे बताता है भाई मुझे हल्के में मत लेना, मेरा बहुत काम है। और दूसरी तरफ ये नाओबिटो उसे 4K रेजोल्यूशन, 2K रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट्स, इन सब के बारे में बता रहा होता है भाई, एनिमेशन के बारे में बता रहा होता है। भाई कितना जीव है बंदा। अब ये तीनों लड़ना शुरू करते हैं और नाओबिटो, माकी और ननामी तीनों डैगन के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। ननामी भी उस पर अटैक करता है, लेकिन उस पर एक भी खरोंच नहीं आई होती। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अपने वाटर बैरियर्स का यूज करते हुए उन सभी के अटैक से बच जाता है। और हम देखते हैं कि ये डैगन अपनी कर्स एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नाओबिटो ने उस पर एक स्पेल यूज किया होता है। दरअसल नाओबिटो एक सेकंड को 24 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उसके अंदर के जो भी मूव्स वगैरह होते हैं वो पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं। वो पहले से ही प्रीसेट कर देता है अपने सारे के सारे एक्शंस को जो वो परफॉर्म करने वाला है अपने ओपोनेंट के ऊपर, जिसकी वजह से ये बुड्ढा काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर पाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। अगर नाओबिटो ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि उसने क्या मूव यूज करनी है एक सेकंड के अंदर अंदर, और अगर गलती से उसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गई तो लॉ ऑफ फिजिक्स उस पर काम नहीं करेंगे और नाओबिटो खुद भी एक सेकंड के लिए पॉज हो सकता है और उसकी जान खतरे में आ सकती है। क्योंकि भाई अगर लड़ाई के बीच में ऐसे खड़ा हो जाएगा बुत बन के, तो भाई इसकी जान को तो खतरा होगा ही फिर। और अगर इस टेक्निक को सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। अब वो डैगन के ऊपर आता है एक फाइनल अटैक करने के लिए और देखता है कि डैगन ने अपना डोमेन एक्सपेंशन कर दिया है और ये सभी के सभी लोग एक आइलैंड पर आ जाते हैं। अब माकी और ननामी बिल्कुल भी तैयार नहीं होते और तभी उनके ऊपर एक फिश टाइप का शिकिगामी आता है और उन पर अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ नाओबिटो उन पर अटैक करता है। वो अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जिसमें उसके अराउंड एक बैरियर बन जाता है और उस पर अब जो भी हमला होगा वो एक तरीके से रिवर्स हो जाएगा और इस डोमेन के अंदर नाओबिटो पूरी तरह से सेफ होता है। अब डैगन एक और टेक्निक को यूज करता है और बहुत सारी शार्क्स, मछलियां, ड्रैगन फिशेस, पिराना मछली, बहुत सारे शिकिगामीज को समन करता है और वो सभी के सभी माकी और ननामी के ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं। ये नाओबिटो पर भी अटैक करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सेफ होता है अपनी टेक्निक की वजह से। वो समझने की कोशिश करता है कि ये काम किसी कर रहा है, लेकिन तभी डैगन वहाँ पर आ जाता है और नाओबिटो को मारकर बहुत ही दूर उड़ा देता है। माकी उससे फाइट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन डैगन उसे कहता है तुम्हें पता है तुम सबसे ज्यादा वीक हो इनमें से। और ननामी को चारों तरफ से वो फिशेस घेर लेती है और माकी उसे कहती है अच्छा अगर मैं इतनी कमजोर हूँ तो तू मुझे मार क्यों नहीं पा रहा है? तुझे पता तेरे अंदर से कितनी गंदी स्मेल आती है, नहाता वाता नहीं है तू साले ऑक्टोपस से। और तभी मेगुमी वहाँ पर आ जाता है। ये पता नहीं कहाँ से आ गया भाई। और मेगुमी एक कर्स टूल लेकर आया होता है जिसका नाम है प्लेफुल क्लाउड। अब किसी तरह से मेगुमी वहाँ पर आ चुका है और पहचान जाता है कि ये ही इस डोमेन का ओनर है, ये ऑक्टोपस जैसी दिखने वाली चीज। अब डैगन की पावर धीरे धीरे गायब होने लगती है क्योंकि मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर रहा होता है, जिससे कि इन दोनों के डोमेन्स एक दूसरे की तरफ खिंच रहे होते हैं और डैगन का डोमेन कमजोर पड़ रहा होता है मेगुमी के डोमेन के सामने और इसी वजह से वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। और अब अगर उसे मेगुमी को हराना है तो उसे पहले उसे डोमेन को हराना होगा मेगुमी के। डैगन उस पर 2 फिशेस को फेंक कर मारता है, लेकिन तभी ननामी वहाँ पर आ जाता है। इस पर काफी सारे फिशेस से अटैक हुआ था, लेकिन फिर भी ये उन सभी को काट कर वहाँ पर आ जाता है फिर से और ये दोनों मिलकर सभी फिशेस को काट कर रख देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि नाओबिटो का एक हाथ कट चुका होता है, लेकिन वो भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और ननामी भी पूरी तरह से रेडी होता है। इन लोगों के चांसेस बहुत ही कम होते हैं जीतने के, लेकिन फिर भी ये लोग हार नहीं मानते। अब मेगुमी जब इस डोमेन के अंदर आया था तो उसने इस डोमेन के अंदर एक होल क्रिएट कर दिया होता है और अब इस होल की हेल्प से ये इन सभी को वहाँ से निकालना चाहता है। और अगर ये सभी लोग इस डोमेन को छोड़कर चले जाएंगे तो ये लोग बच सकते हैं डैगन से। और वो होल ठीक मेगुमी के पैरों के नीचे होता है। अब ननामी नाओबिटो और माकी दोनों को वहाँ पर बुला लेता है और इस तरफ डैगन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं भाई। और तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से। वो फटाफट वहाँ पर भाग कर आता है और ननामी उन्हें बताता है कि फुशिग्रो के पैर के नीचे है वो पोर्टल और तभी वो होल ओपन हो जाता है और ये लोग उस पोर्टल में कूदने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन तभी उस होल के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि तो जी फुशिग्रो होता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए प्लीज इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।